आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें आप रिसोर्स, व्हाट इज़ रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स कंजर्वेशन आप पढ़ चुके हैं। अब आगे आपको देखना है, आज आपको दो चीज़ पढ़ना है, लैंड रिसोर्सेस एंड लैंड यूटिलाइजेशन। यानी ये लैंड रिसोर्स क्या है, भू संसाधन क्या है और भू संसाधनों का उपयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं या इस समय भू संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लैंड रिसोर्स या भू संसाधन है क्या, तो सीधे से समझना है कि भूमि ही एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यही सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं या जितने भी प्रकार के संसाधन हैं वो भूमि पर ही निर्भर होते हैं। यानी सभी संसाधन भूमि पर ही पाए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पतियां हों, वन्य जीवन हो, मानव जीवन हो, किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया हो, परिवहन है, संचार व्यवस्थाएं हैं, ये सभी भूमि पर ही आधारित होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जितने भी रिसोर्स हैं, इन रिसोर्सों में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, तो बस ये समझना है कि इन रिसोर्सों में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो कौन सा है, लैंड रिसोर्स है, यानी भू संसाधन है। क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो सभी संसाधन भूमि पर ही पाए जाते हैं या भूमि पर ही होते हैं, इसलिए यह जो है सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स या संसाधन होता है। जैसे देखिए, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. All other types of resource depended on the land itself. It supports natural vegetations, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. जितने भी हैं, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये जितने भी रिसोर्स हैं ये कहाँ पर हैं, लैंड में ही निर्भर हैं, इटसेल्फ हैं, लैंड पर ही निर्भर हैं। इसलिए जो ये लैंड रिसोर्स है यही सबसे महत्वपूर्ण या कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। अब दूसरी विशेषता देखें, ये जो लैंड रिसोर्स है या भू संसाधन है ये एक सीमित संसाधन है। यानी हमारे पास जितने भी लैंड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। यानी इसका सीमित संसाधन का मतलब है इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार इनको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। प्रकृति से, नेचर से हमें जितना प्राप्त हुआ है वही हमारे लिए उपयुक्त होता है या वही हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए इन उपलब्ध भूमि के इसलिए उपलब्ध भूमि के विभिन्न उद्देश्यों के लिए, यानी जो ये संसाधन, भूमि संसाधन सीमित हैं, इसलिए जो ये संसाधन हमारे पास है ये सीमित संसाधन है, इसका हम उपयोग जो है वो सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से हमें करना चाहिए। यानी जो ये सीमित संसाधन है ये लिमिटेड है, नेचर से प्राप्त है, इसका हमें कैसे उपयोग करना है, तो इसके उपयोग के लिए एक सावधानी तरीके से और एक नियोजित तरीके से, आपको बताए थे प्लानिंग के तरीके से इसे प्रयोग करना चाहिए। लैंड इज एन asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the available lands for various purpose with careful planning। यानी कि जो ये हमारे पास लैंड रिसोर्स है ये एक सीमित संसाधन है, यानी कि अगर कहें तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स हैं। इन्हें जो है हमें किस प्रकार से यूज करना है, तो जो ये इनकी जो उपलब्धता है या इनका जो यूज है, इनका जो पर्पज है वो केयरफुल और विथ केयरफुल प्लानिंग तरीके से, यानी कि एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से इनका प्रयोग करना चाहिए। अगला है टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। यानी हमारे पास जो लैंड है, भूभाग है, उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं या उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आपको 9th में पढ़ाया गया था कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, या कह दें कि जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28, या कह दें
वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता था 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो भूभाग है, इसमें 93% भाग के उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल आंकड़े हैं वो कितने हैं, 93% हैं। यानी 93% लैंड्स के यूज करने की रिपोर्टिंग हमारे पास है। इनमें से किन की रिपोर्टिंग नहीं है, तो जितने भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनमें आपके 7 राज्य आते हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों में असम का रिकॉर्ड उपलब्ध है। असम को छोड़कर अन्य राज्यों के उपयोग की जानकारियां नहीं हैं। यानी असम को छोड़कर अगर वहाँ के स्टेटों की बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन स्टेटों के आंकड़े उपलब्ध हमारे पास नहीं है। तो वही है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर is available only for 93% of the total area, because the land reporting for most the northeast state except असम has not been done fully। यानी असम को छोड़कर अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चीन के अधीन क्षेत्र हैं उनके भी उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो जैसे सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बी सर्वाइड। तो इनकी बात करें, सर्वाइड्स है, इनकी बात करें तो जो 93%, यानी आपको इतना समझना है कि भारत का जो लैंड भूभाग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इसका हम सिर्फ 93% का हमारे पास रिपोर्टिंग है या रिकॉर्ड है। किसका नहीं है आपसे पूछा जाए तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें असम को छोड़कर किसी का रिकॉर्ड नहीं है, और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चाइना के अंतर्गत स्टेट्स हैं, भाग हैं, लैंड्स है, उसकी रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं है। अब आगे देखेंगे भू संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। जो हमारे पास 93% लैंड है उसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। तो लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, यानी किस पर्पज से हम उपयोग करते हैं। पहले पर्पज जानेंगे, फिर लास्ट में हम जानेंगे कहाँ पर कितने % इनका हम उपयोग करते हैं। तो पहला है कि जो उपयोग है वो फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट, वन है। आपको ये अलग से समझना है। 9th में आपको बताया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर यह तय किया गया है कि किसी भी स्टेट के 33% लैंड्स पर फॉरेस्ट होने चाहिए या फॉरेस्ट अनिवार्य रूप से होने चाहिए, और जिन स्टेटों में ये कम है उन्हें अपने फॉरेस्ट बढ़ाने या जंगलों को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता। तो आपका पहले नंबर पर जो उपयोग होता है लैंड्स का वो है फॉरेस्ट, यानी कि वन है। दूसरा है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये नेट सोन एरिया होता है, यानी इसमें ऐसे समझना है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है ये भी जानते चलना है। शुद्ध निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो ऐसे लैंड्स जो प्रतिवर्ष बोए जाते हैं उन्हें हम जो है शुद्ध निवल क्षेत्र कहते हैं। यानी नेट सोन एरिया जो होता है, एरिया सोन पर ईयर, यानी ऐसा एरिया जो प्रतिवर्ष बोया जाता है उसे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कभी आपसे पूछ सकता है कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया क्या है, सकल कृषित क्षेत्र या ग्रास क्रॉप्ड एरिया क्या है। तो इसको आपको कैसे बताना है, तो इसमें देखिए एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र। कभी ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो एक कृषि वर्ष में, वन एग्रीकल्चर्स ईयर जो होता है, वन एग्रीकल्चर्स ईयर में एक से अधिक बार फसल तैयार कर ली जाती है। और दूसरा है कि जो ये सोन एरिया है यानी जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसमें अभी बताया गया एरिया सोन पर ईयर, यानी ऐसा क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बोया जाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जो एक वर्ष में एक बार बोए जाते हैं, और ऐसे क्षेत्र या ऐसे एरियाज जो एक एग्रीकल्चर ईयर में, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से अधिक बार बोए जाते हैं,
इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपको बस याद यही रखना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि प्रतिवर्ष बोया जाने वाला क्षेत्र, यानी नेट सोन एरिया, एरिया सोन पर ईयर, यानी पर ईयर बोया जाने वाला क्षेत्र ही शुद्ध निवल होता है। लेकिन अलग से आपसे पूछ सकता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहते हैं, तो आपको करना क्या है, शुद्ध निवल एरिया प्लस ऐसे एरिया जो उनको एक से अधिक बार बोया जाता है, यानी वन एग्रीकल्चर ईयर में एक से अधिक बार बोया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उन क्षेत्रों को और सोन एरिया को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है सकल कृषित क्षेत्र। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे है फॉलो लैंड्स, यानी परती भूमि है। इनको हम टू टाइप्स में बांटते हैं, करंट फॉलो लैंड्स और एशियन फॉलो लैंड्स। तो करंट फॉलो लैंड्स और एशियन फॉलो लैंड्स में डिफरेंट क्या है। देखिए, परती भूमि को ये समझना है कि हम ऐसे भूभाग जो उनमें हम हर वर्ष खेती नहीं कर पाते हैं, या पर एग्रीकल्चर ईयर में हम उसमें क्रॉप्स नहीं तैयार कर पाते हैं, तो वो परती भूमि कहलाती हैं या फॉलो लैंड्स कहलाते हैं। देखिए, जैसे जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय खेती ना की गई, यानी ऐसे लैंड्स, ऐसे भूभाग जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, वो जो है करंट फॉलो लैंड्स या वर्तमान परती भूमि कहलाती है। यानी जैसे दिया है, लेफ्ट विथआउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, वो लैंड्स क्या कहलाता है, करंट फॉलो कहलाता है या वर्तमान परती भूमि कहलाता है। तो इसमें ऐसे समझना है कि लेफ्ट विथआउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। और जो एशियन फॉलो है या पुरातन परती भूमि है, जहां 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो, यानी पुरातन परती है जो एक बार हम एग्रीकल्चर करेंगे तो 5 साल के लिए भूमि को छोड़ देंगे, 5 साल बाद जब उसमें फिर से मिनरल्स तैयार होंगे उसके बाद हम उसमें खेती कर सकते हैं। तो लेफ्ट अनकल्टिवेशन फॉर देन पास्ट ऑफ 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी ऐसे भूभाग जिनमें हम 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं करते हैं, उसे हम पुरातन परती भूमि कहते हैं। यानी जिसमें पर ईयर खेती होगी वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया है। जिसमें 1 वर्ष या उससे कम खेती नहीं करते हैं वो करंट फॉलो या परती भूमि कहलाता है। जिनमें 1 से 5 साल तक खेती नहीं करते हैं वह जो है एशियन फॉलो या पुरातन परती भूमि कहलाता है। चौथे पे आइए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी चौथे के अंतर्गत ऐसी भूमि है जो हम कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसको 3 टाइप्स में हमने बांट दिया है, 3 भाग में बांट दिया है। एक बंजर भूमि है, इसे बंजर लैंड से भी कहते हैं, या फिर कहें कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड है, इसे हम बंजर भूमि कहते हैं। तो जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो उसे बंजर कहते हैं। जैसे देखा है, देखिए लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। देखिए, इसको सीधे सीधे समझना है। प्रतिवर्ष खेती होगी, शुद्ध निवल या नेट सोन एरिया है। जहां 1 वर्ष खेती नहीं की गई है वो हो गया करंट फॉलो यानी वर्तमान परती भूमि। जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई वो एशियन फॉलो या पुरातन परती भूमि है। जहां 5 से भी अधिक वर्ष तक खेती न की गई हो वो बंजर भूमि होती है, या कह दें कि उसे हम कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। सेकंड है स्थायी चारागाह या अन्य गोचर्स, यानी कि जो हमारे पास पास्चर हैं या ग्राजिंग लैंड्स हैं वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। परमानेंट जो हमारे पास परमानेंट पास्चर हैं और ग्राजिंग लैंड्स हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। थर्ड नंबर, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि, जैसे इमारतें जहाँ आप लोग बसते हैं, शहर हैं, सिटीज़ हैं, गांव हैं, वहाँ पर इमारत जो बनी है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई यानी सड़क, वो भी कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। फैक्ट्रीज जहाँ इंडस्ट्रीज लगी हैं, उद्योग हैं, वहाँ पर हम कृषि, गार्डन जो बगीचे हैं या गार्डन के रूप में विकसित हैं वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर्स नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम 4 भाग में जो यूटिलाइजेशन है लैंड का उसको डिवाइड करते हैं। पहला फॉरेस्ट है, दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तीसरा है फॉलो लैंड्स और चौथा है
लैंड नॉट अवेलेबल ऑफ द कल्टीवेशन, 4 पार्ट में बांटते हैं और इन चारों के बारे में आपको समझना है। अब इनका यूज कहाँ पर कैसे होता है, तो इस समय करंट में अगर देखें तो जो हमारा सोन एरिया है, नेट सोन एरिया है, वो आपका लगभग 46% है, यानी 46%। कहीं कहीं आपको इसका रिकॉर्ड 42.85% मिलता है, क्योंकि करंट में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड्स में एग्रीकल्चर की जाती है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी जहाँ पर हम कृषि कार्य करते हैं वो लगभग 46% है। फॉरेस्ट अभी 2019 की यानी जो अभी 2019 में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वर्तमान समय में 24.56% फॉरेस्ट हैं। ये आपको पुरानी बुकों में नया नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, तो ये नया है 24.56% पर जो फॉरेस्ट है। लगभग 8% भूमि पर आपके प्रति भूमि है यानी फॉलो लैंड्स हैं। और ये जो कृषि के लिए जो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, 3 टाइप्स बताए गए हैं। जैसे आप देखें कि जो पहला है कल्ट्रेबल्स लैंड्स, वेस्ट लैंड्स हैं, बंजर भूमि है, वो 5% लगभग है। फिर इसके बाद स्थायी चारागाह और गोचर भूमि यानी परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स जो है वो लगभग 3% है। और इसके बाद लास्ट है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि यानी नॉन एग्रीकल्चर यूज एरिया, लगभग 9% है। तो ये तीनों एक साथ मिला दें तो ये इस प्रकार से लैंड यूज आपको जानना है। लेकिन आपको समझना है कि जो लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया का है वो 8 भागों में बटा है। अगर आप इन परसेंटेज को जोड़ेंगे तो कुछ परसेंटेज बाकी रह जाएगा, लगभग जो आपका 5-6% बचा है वो अन्य टाइप्स पे जाएगा, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप्स पढ़ाए गए हैं। जैसे जो ऐसे ट्रीज बागान्स हैं जहाँ पर टी तैयार की जाती है, चाय वाय, इन सबको अभी नहीं दिखाया गया, ये आपके उपयोग में इस कोर्स पे है नहीं। इसलिए आपको इतने का जानना है कि नेट जो सोन एरिया है वो 46% है, फॉरेस्ट 24.5% है, फॉलो लैंड्स 8% हैं, और जो नॉट अवेलेबल कल्टीवेशन है वो 3 भाग में बटे हैं, उसको समझना है। कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड्स 3% है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स आपके 3% है, ये 5% था, और नॉन एग्रीकल्चर यूज में 9% आता है। तो ये हो गया आपका लैंड्स रिसोर्स क्या है और लैंड यूटिलाइजेशन। ओके।